भी हैलोवीन मना रहे हैं, ट्विटर खरीद ही लिए हैं। और उसके बाद ये वाला ट्वीट मैंने देखा था कि क्या गजब की धाक रहती थी कुछ लोगों को पर्सनल लेवल पे वो फील कराते हुए देखा, यार मेरे पास ब्लू टिक है, तुम तो गरीब आदमी, मेरे पास ब्लू टिक है। अब भाई $8 दूरी है हमारी आपकी, जब कहो हो जाए मुकाबला, पावर टू द पीपल। तो एलॉन मस्क साहब यहाँ पर बिजनेस एंगल जोड़ दिए। परचेजिंग पावर पैरिटी रहेगी इंडिया में, हो सकता है कि ज़रूरी नहीं हमको 500-600 रुपये देने पड़े, हो सकता है हम सस्ते भी पा जाएँ, हो सकता है महंगा भी हो जाए, एप्पल वाला केस बन जाए, जैसे कि $1000 में अमेरिका में आता है और हम सब $1200 रियलिटी में $1200 पे पाते हैं। तो परचेजिंग पावर पैरिटी तो हवा में उड़ जाती है। ठीक है, अगर हम नॉर्मल सेंस में देखें तो 1/3 अप्रॉक्सीमेटली परचेजिंग पावर पैरिटी इससे शायद बेटर ही है, इतनी होनी चाहिए। यानी कि अगर अमेरिका में $1000 का मिलता है क्या आईफोन, तो इंडिया में $300 का मिलना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 25,000 रुपये का। लेकिन इंडिया में मिलता कितने का है? 1 लाख, 1.25 लाख। ये प्रो मॉडल की बात कर रहा हूँ, वो 11, 12 और नॉर्मल मॉडल। भाई बुरा मत मानना। नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार 18,072 पे क्लोज करके गई है। क्या ये लेवल बुरा है? नहीं, 18,000 के ऊपर की क्लोजिंग अच्छी है। एक चीज़ आपको याद होगी, हम लोग बचपन में खेल खेलते थे, स्लिंग शॉट उसको अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में आप लोग अच्छे से समझ सकते हो, गुलेल। अंग्रेजी इसलिए पहले बोल देता हूँ, आप सबको लगे कि मैं भी स्मार्ट बंदा हूँ। खैर चलिए, गुलेल से हम सब खेलते थे। उसको हम जितना पीछे खींच लेते थे उतना तेज़ी से वो शॉट मारता था। याद है या भूल गए? जिन लोगों ने भी खेला था, जो नहीं खेले थे उनको बताता हूँ। शेर जब भी शिकार करता है, बाघ हो गया, चीता हो गया, ये सब जानवर 2, 4, 6 कदम पीछे खींचते हैं अपने शिकार पे तेज़ी से लपक लेने के लिए, तेज़ी से झपट्टा मारने के लिए। झपट्टा इन द सेंस अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, अब आपको दिखाता हूँ। SGX निफ्टी का आप चार्ट देखिए। ठीक है, लग रहा है ना स्लिंग शॉट जैसा? हम ऊपर आए हैं फिर नीचे आ रहे हैं। इसको ट्रेडिंग की भाषा में रिट्रेसमेंट बोला जाता है। बाजार रिट्रेसमेंट ले रही है, 18,000 के ऊपर रह गई, बहुत अच्छी बात है। कल के लिए जो संकेत आ रहे हैं 50, 55, 60 पॉइंट नीचे हैं, कुछ बुरा नहीं हो गया है। जब तक हम 18,000 साइकोलॉजिकली बचा करके रखे हुए हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है, टेक्निकल चार्ट्स पे भी नहीं है। और ऐसे भी अगर आप ऑप्शन डेटा देख करके समझोगे तो ये जो रिट्रेसमेंट है ये हेल्दी रिट्रेसमेंट है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेवल्स आपको दिखाना चाहूँगा, और आज समझिए तुक्का ही लगा है, तुक्का ही समझ लिया करो यार। जिस दिन ऐसे लेवल भिड़ जाएं कि जो हम बताएं वहीं से बाजार रिवर्स कर जाए, इसको तुक्का माना कीजिए, एग्जैक्टली तुक्का ही माना कीजिए। ये हमारी पॉसिबिलिटी नहीं है, हम ये सब नहीं कर सकते, वो बाजार की मेहरबानी है। लेवल को देखी 18,178 और बोली हमको इससे ऊपर नहीं जाना, इसी को हम रेजिस्टेंस मानेंगे, वहाँ से गिरी। हाँ, एक चीज़, एक लेवल जो ये वाला था, आप चेक कर लेना, ये वाला लेवल आपको कल की बाजार वाली वीडियो में जो बताया गया था, ये लेवल भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंस वाला था, बहुत मज़ेदार लेवल था, बहुत मज़ेदार लेवल था। इस लेवल ने आपकी बहुत मदद की होगी। ये लेवल तो हमारे कुछ काम आया नहीं, बहुत दूर का हो गया। दूर का इन द सेंस कि वहीं पर खुली बाजार, वहीं से लौट गई, कुछ उसका सेंस बना नहीं। लेकिन जो इसने आपको एक ट्रेड दिलाया, कमाल का था, बढ़िया था। ये लेवल आपको काफ़ी बचाया होगा आज ट्रेड में। हाँ, जो लोग कई ट्रेड लेते हैं उनको कंफ्यूज भी काफ़ी किया होगा। कल के लिए लेवल आपको बताऊंगा, लेकिन अभी बाजार 18,044 के ऊपर रही, ये मुझे अच्छी बात लगी। पहला पॉजिटिव पॉइंट, दूसरा 18,000 के ऊपर है, ये दूसरा पॉजिटिव पॉइंट, और तीसरा ग्लोबल मार्केट से उतना बुरा संकेत नहीं है जितना हम सोच रहे थे कि हो जाएगा। ठीक है, अभी एक समय 70, 80, 90 पॉइंट तक शायद बाजार नीचे गई थी, एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन अभी रिवर्स करके आई है। SGX निफ्टी, उम्मीदें इनसे यही हैं कि ये फ्लैट हमको ओपनिंग देने के आसार बनाए, लेकिन अगर नहीं भी बनाते हैं कोई दिक्कत नहीं है। कल हमने मैजडॉक डिस्कस किया था, आज 15% ऊपर है। मैजडॉक आज 15% ऊपर है, कारण आप समझ रहे होगे। वो होता है ना कि खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है। और हाँ, जिन लोगों ने IPO में पैसे लगाए हैं, देखो यार, अभी कंपनी में आपका पैसा नहीं लग गया, आपने अप्लाई किया है, अलॉटमेंट आएगा, अलॉटमेंट स्टेटस में हो सकता है आपका नाम ना आए, तो उससे बुरा नहीं फील करना है। कंपनी का स्टॉक मिल गया, अच्छी बात है, नहीं मिला तो और भी ऑप्शंस हैं। बीकाजी बहुत अच्छी कंपनी है, मैं अपनी रिसर्च करके आपके सामने जल्द से जल्द पेश करने की कोशिश करूंगा। यही बात मैंने कल भी बोली थी कि मैं आपको वीडियो देने की कोशिश करूंगा। अब दे पाऊंगा वो तो वक्त बताएगा। मैं DCX सिस्टम पे आपको वीडियो नहीं दे पाया तो उसके लिए माफ़ी तो नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैंने कहा था मैं कोशिश करूंगा, कोशिश करता हूं, नहीं होती तो क्या करें, नहीं हो पाती तो क्या ही कर सकते हैं। चलिए,
टीसीएस की बात करेंगे। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया, लेकिन उससे पहले एक कमेंट नहीं, आज कुछ और लगा हुआ है। आज एलॉन मस्क साहब का एक ट्वीट लगा हुआ है, और ये भैया ट्विटर को जब से इन्होंने खरीद लिया है, मालिक नहीं बोलूँगा, ट्विटर को जब से इन्होंने खरीद लिया है, कमाल किए जा रहे हैं। लेकिन ये वाला कमाल भाई साहब, इसीलिए बोलता हूँ कि दुनिया से अपडेटेड रहो, और मैंने इसीलिए अपडेट वाली वीडियो भी बनाई थी कि कब क्या पलट जाए हम सोच भी नहीं सकते। ये बोल रहे हैं कि पावर टू द पीपल, बिलीव फॉर $8 पर मंथ, परचेजिंग पावर पैरिटी लगेगी यहाँ पर। हर देश में एक अलग चार्ज रहेगा, लेकिन $8 ये लेंगे हर महीने एक बंदे से एक ब्लू टिक देने के लिए। पढ़िए क्या लिखा है इन्होंने, ट्विटर्स करंट लॉर्ड एंड पीजेंट सिस्टम फॉर हु हैज़ और डजंट हैव अ ब्लू चेक मार्क इज बुलशिट। भाई साहब क्या शब्द यूज़ करते हैं एलॉन मस्क साहब। अभी हैलोवीन मना रहे हैं, ट्विटर खरीद ही लिए हैं, और उसके बाद ये वाला ट्वीट मैंने देखा था कि क्या गजब की धाक रहती थी। कुछ लोगों को पर्सनल लेवल पे वो फील कराते हुए देखा, यार मेरे पास ब्लू टिक है, तुम तो गरीब आदमी, मेरे पास ब्लू टिक है। अब भाई $8 दूरी है हमारी आपकी, जब कहो हो जाए मुकाबला, पावर टू द पीपल। तो एलॉन मस्क साहब यहाँ पर बिजनेस एंगल जोड़ दिए। परचेजिंग पावर पैरिटी रहेगी इंडिया में। हो सकता है कि ज़रूरी नहीं हमको 500-600 रुपये देने पड़े, हो सकता है हम सस्ते भी पा जाएँ, हो सकता है महंगा भी हो जाए, एप्पल वाला केस बन जाए, जैसे कि $1000 में अमेरिका में आता है और हम सब $1200 रियलिटी में $1200 पे पाते हैं। तो परचेजिंग पावर पैरिटी तो हवा में उड़ जाती है, ठीक है। अगर हम नॉर्मल सेंस में देखें तो 1/3 अप्रॉक्सीमेटली परचेजिंग पावर पैरिटी, इससे शायद बेटर ही है, इतनी होनी चाहिए। यानी कि अगर अमेरिका में $1000 का मिलता है क्या आईफोन, तो इंडिया में $300 का मिलना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 25,000 रुपये का। लेकिन इंडिया में मिलता कितने का, 1 लाख, 1.25 लाख। ये प्रो मॉडल की बात कर रहा हूँ, वो 11, 12 और नॉर्मल मॉडल, भाई बुरा मत मान जाना जिसके पास हो, लेकिन मैं प्रो मॉडल की बात कर रहा था जिसका प्राइस एक्चुअली उतना होता है, ठीक है। तो वही बात इस पे भी आ रही है, यहाँ पर एक बिजनेस एंगल भी जुड़ रहा है। और दूसरा, जो एक प्रथा चली हुई थी कि भैया हमारे पास ब्लू टिक है और तुम सब गरीब आदमी हो, वो भी ख़त्म होगी। तो इस चीज़ का मैं स्वागत ही करता हूँ। बिजनेस एंगल देखो, उनकी कंपनियों कुछ भी कर सकते हैं, तो उनको करने भी देना चाहिए। और आपको कैसा फील हो रहा है, $8 की दूरी है आप में और किसी एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर में, जो आपको ताने मारा करता था कि भैया देखो हम सब गरीब लोगों से बात नहीं किया करते, ठीक है। टीसीएस यहाँ पर पता नहीं मैंने क्या प्लॉट किया है, वो आप समझने की कोशिश करना। लेकिन जो सवाल था, बहुत ही जेन्युइन सवाल पूछा गया। मैंने कल बात की थी और कई बार टीसीएस बोल दिया, 3,000 बोल दिया, तो अच्छा लगता है जब ऐसे सवाल आते हैं। सवाल ये था कि सर हम प्रॉफिट कब बुक करें, क्या टीसीएस में अब एग्जिट कर लें, क्योंकि हमको 8% का रिटर्न मिल गया है, और 8% इज़ मोर देन एक्सपेक्टेड विद इन टाइम फ्रेम ऑफ 40 डेज़। तो ये बहुत बड़ा रिटर्न हो जाता है। तो मैं हमेशा आपको यही बोलता हूँ कि जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, अगर वो फुलफिल हो गई, वेल एंड गुड, एग्जिट कर लो। पार्शियल एग्जिट करोगे तो वो आप ही के लिए फ़ायदेमंद है। कि लेट्स से कि आपने 5 लाख का शेयर खरीदा था, ठीक है, आपको 40,000 का फ़ायदा हुआ, तो 15,000 के शेयर्स अगर आप टीसीएस के 5 रख लेते हो फॉर लाइफ टाइम, तो आपके हेल्प के लिए होंगे। आपकी एक इन्वेस्टमेंट तैयार हो गई। 25,000 आप निकाल लो, ठीक है, 25,000 आप निकाल लो, 15,000 छोड़ दो। मैं एक 5 लाख का नॉर्मल सा ट्रेड बता दिया आपको, उसी एंगल से आप समझ लो। हो सकता है आप मिनिमम एक ट्रेड रख सकते हो। चलो मान लो कि आपको 3,000 का भी प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है, आपको 1,500 का ही हुआ, कोई और बढ़िया कंपनी खरीद लो। मतलब जो प्रॉफिट हुआ है उसका कुछ पैसा होल्डिंग्स में डाल दो, यानी कि मार्केट में लगा रहना चाहिए, ठीक है, थोड़ा बहुत लेकर के निकल जाओ। और रही बात कब एग्जिट करना है, रेड कैंडल बन गई, क्या ये एग्जिट करने का सिग्नल है? नहीं भाई, जब हमने पहली बार 3,000 का लेवल देखा था, उसके बाद कई बार मैंने आपको बोला 3,000 पे खरीदो, उसके बाद बहुत सारी रेड कैंडल्स बनी हैं। मैंने आपको तो कहीं नहीं कहा, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको सिखा चुका हूँ कि एग्जिट एट योर ओन रिस्क। हमको ये समझना पड़ेगा, हम जहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं वहाँ पर रिस्क हम ले रहे हैं। रिस्क यहाँ पर एग्जिट करने का क्या है कि हमारे पास एक बढ़िया वाले रेट की खरीदारी है, और हम अगर एग्जिट कर गए, हमको हो सकता है ये रेट दोबारा ना मिले। मैंने कहा हो सकता है, मार्केट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको ये रेट दोबारा ना मिले, तो आप बार बार पछताओगे कि हमको 3,000 पे टीसीएस मिला था, मैंने बेच दिया था, वही कहानी बनेगी। तो रिस्क तो हमेशा रहेगा, बस आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी। अगर वो फुलफिल हो रही हैं तो कुछ पार्ट पैसा रख दो, बाकी एग्जिट करके
इंजॉय किया करो, ठीक है। जितना सिंपल बनाओगे उतना अच्छा है, और मैं इसीलिए हर एक चीज़ को बेहद सिंपल बनाने की कोशिश करता हूँ, एज सिंपल एज पॉसिबल, ठीक है, एज सिंपल एज पॉसिबल। बस स्पेलिंग थोड़ी सी सही कर लेते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस, भैया इस पर बहुत सवाल आए, मैं क्या करूं। देखो रिजल्ट अच्छा नहीं है, प्रोविजनिंग कम हुई, उसको हटा दो। मैनेजमेंट इतनी पॉजिटिविटी बता रहा है, इतनी पॉजिटिविटी बता रहा है, इतनी पॉजिटिविटी बता रहा है, लेकिन शेयर होल्डर्स बोल रहे हैं कि हमको कुछ नहीं सुनना, हमको सुनना ही नहीं है। हाँ, नीचे के लेवल से 5-4-5% की शायद रिकवरी आई है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी और यहाँ पर गिरावट आ सकती है, जिस हिसाब से यार वॉल्यूम हुआ है। मैं सिर्फ टेक्निकल देख रहा हूँ, बाकी अंदर की कुछ और बात हो वो मुझे नहीं समझ में आ रही, क्योंकि अंदर की बात वाली बात मैंने क्यों बोली, इतनी तेज़ी आई इसमें, देखिए धड़ाधड़ तेज़ी, और सेंसलेस बेसलेस आप इसको कह सकते हो। अगर ये गिरावट आनी थी तो ऐसा क्यों हुआ। मैनेजमेंट चीख चीख के आपसे बोल रहा है कि भैया Q3 बहुत अच्छा जाएगा, Q3 में हम आग लगाने वाले हैं, सब कुछ पॉजिटिव ही है, लेकिन उसके बाद भी शेयर होल्डर्स कह रहे हैं हमको शेयर्स रखने ही नहीं हैं। ये है स्टोरी, और यहाँ पर आप जो भी अनुमान लगाओगे गलत होने के चांसेस आपके पॉजिटिव साइड में ज़्यादा ही हैं। बाकी टेक्निकली ये स्टॉक कमज़ोर है, और जिस हिसाब से इसने अपना चार्ट पैटर्न बिगाड़ के रख दिया, 400 से सीधे 350 आ गया, ये मतलब होता है ना कि अवॉइड वाले कैटेगरी में चला जाता है। बाकी क्या ही कहें, जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं उनको स्टॉप लॉस तो मैं यहाँ पर नहीं दूंगा। हाँ, लेकिन अगर क्वांटिटी ऐड करनी है 300 से पहले मत ऐड करना, ठीक है। अच्छी कंपनी है, समय ले सकती है, क्योंकि मैनेजमेंट तो यार बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है। हाँ, शेयर होल्डर्स थोड़े से, जो उनके बड़े बड़े शेयर होल्डर्स हैं, उनको थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, और इसी कारण वो शेयर्स भी बेच रहे हैं, जो आपको चार्ट पे दिखाई भी दे रहा है। LIC बड़ा बच्चा है, आज इसने शैतानी नहीं करी, 2.25% ऊपर है, और जो लोग नहीं खरीदे 600 के नीचे LIC, उनके साथ मेरी संवेदनाएं हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ LIC वापस 600 नहीं जाएगा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ जब रिटर्न मिल रहा है तो एंजॉय किया जाता है ना। देखो मार्केट भी पिछले कुछ दिनों में चली है, यहाँ पर कोई मेरी बड़ाई नहीं होगा कि मैंने ऐसा स्टॉक सेलेक्ट किया जो भाग रहा है, मार्केट के अगेंस्ट भाग रहा है। भाई मार्केट चल रही है तो चलना चाहिए ना। अब मार्केट भी 17,700 से 18,000 आ गई, 300 पॉइंट लगभग 2% मार्केट भी भागी है। अब हमारे सेलेक्ट किए हुए स्टॉक अगर 3-4-5% ना भागे तो बेकार ही है यार, कोई मतलब नहीं हुआ ना। मार्केट भी उतना भागी, हम निफ्टी ETF ना खरीद लिए होते, समझ गए। बाकी अपनी अपनी समझ होती है। TCS वाले सवाल पे बहुत ध्यान देना। वोल्टास ये रहेगा आपके लिए कल इंट्राडे स्टॉक, ध्यान रखना। इधर साइड ट्रेड लेना है, ट्रेड कैसे करते हैं, व्हाट इज ट्रेडिंग सेटअप वाली वीडियो देखो। महिंद्रा एंड महिंद्रा ये दूसरा इंट्राडे स्टॉक रहेगा, यहाँ पर गिरावट की पॉसिबिलिटी बड़ी बन करके आ रही है, ध्यान रखना इस स्टॉक पे। ये स्टॉक जब तक 1357.80 के ऊपर ना ट्रेड करे, पॉजिटिव साइड का ट्रेड छूना भी मत, ठीक है। बायोकॉन ये आपके लिए रहेगा तीसरा इंट्राडे स्टॉक। निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स बताएं उससे पहले FII DIS का डेटा देखना ज़रूरी है, क्योंकि एक चीज़ जो मुझे थोड़ी बहुत नेगेटिविटी दिखा रही है वो यही कि दोस्त ऐसे समय पे, यानी कि जब बाज़ार नीचे से चल लेती है तो जो DIS का कॉन्फिडेंस है वो लड़खड़ाने लगता है। आप लगातार इनको देख रहे होगे, इनको तकलीफ आ रही है, यहाँ पर ये बिकवाली कर रहे हैं। हाँ, FIIs की मजबूरी है ख़रीदारी करने की। अब हम इसको एग्जैक्टली मजबूरी भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हो सकता है उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो IT स्टॉक्स में आ रही हो, और ये जो आंकड़ा है इसे हम कहीं डायरेक्टली ऐसे देख नहीं सकते हैं। तो उस चीज़ को आप, जो FIIs वाला एंगल है उसको आपको पॉजिटिव ही मानना है। मैं हमेशा कॉशियस रहने के लिए बोलता था, उसको अभी के हिसाब से पॉजिटिव मानना है, लेकिन DIIs के हिसाब से आप इसको न्यूट्रल मानो। DIIs को नेगेटिव नहीं बोलूँगा, इसको आप न्यूट्रल मान सकते हो। न्यूट्रल इन द सेंस कि उनको यहाँ पर अगर ख़रीदारी नहीं करनी तो कम से कम इतनी बड़ी बिकवाली ना करें, क्योंकि अब मेरे हिसाब से मार्केट 19-20 हज़ार की तरफ अप्रोच करे तब तो अच्छा लगे चार्ट पैटर्न। बाकी बार बार 18,000 पे आकर के ही अटक जाना है, फिर वो मज़ा नहीं आता ना, लुचुर पुचुर। खैर ये तो पर्सनल चॉइस हो गई, पर्सनल एक्सपेक्टेशन हो गई। बाज़ार किसी की एक्सपेक्टेशन पूरी करने के लिए नहीं है। हाँ, जब वो पूरी हो जाए तो हमको अपना डिसीजन अकॉर्डिंगली लेना होता है। नोट कीजिए लेवल्स 18,016, 939, 883, 18,092, 147, 212, 222, 431, 41 है, 587, 007, 007 किसका नंबर है 40,809, 40,593, ठीक है। तो विदा ले रहे हैं, बीका जी पे वीडियो देने की कोशिश करेंगे। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हो। कोई सवाल सुझाव हो
तो niftyindia.in विजिट करके ड्रॉप योर क्वेरी के सेगमेंट में भेज सकते हो। पसंद आई तो लाइक कर लेना, पता चलेगा कि अंत तक कितने लोग आते हो। मिलते हैं, आभार आपका, नमस्कार।